स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, जापानीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर टोयोटा मैक्सिको में अपना एक असेंबली प्लांट लगाता है। अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी टेस्ला चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करके वहां से अपने व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करती है। साउथ कोरियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर सैमसंग इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करके स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर ये क्रॉस बॉर्डर इंडस्ट्रियल एक्सचेंज कैसे पॉसिबल हो पाता है? दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की वजह से। FDI की वजह से कंपनी दूसरे कंट्रीज में एक्सपांड कर पाती हैं और जिस कंट्री में ये एक्सपेंशन करती हैं वहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है। FDI के जरिए एक होस्ट कंट्री किसी बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेकर आता है जो वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। उदाहरण के लिए आयरलैंड के केस में 1990s और 2000s के दौरान उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में FDI ने काफ़ी पिवटल रोल प्ले किया था। आयरलैंड की फेवरेबल टैक्स पॉलिसीज और एजुकेटेड वर्कफोर्स के चलते न्यूमरस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने यहाँ पर अपने सेटअप बनाए। इसी वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का बूम आया जिसने आयरलैंड को सेल्टिक टाइगर का निकनेम दिया। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दुबई एमिरेट्स ने FDI को यूटिलाइज करके अपनी इकोनॉमी को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई किया। दुबई ने फ्री ट्रेड जोन्स बनाए और इंसेंटिव ऑफर करके ग्लोबल बिजनेसेस और टूरिज्म का हब बन गया। बिजनेसेस के लिए दुबई में बिगेस्ट अट्रैक्शन था टैक्स रेट। आज भी दुबई में 0% इनकम टैक्स है और कुछ ही समय पहले 9% का कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है जो बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी लो है। लेकिन दोस्तों, इन सारे कंट्रीज के अलावा FDI के मामले में आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रेसिपिएंट चाइना है। चाइना ने अग्रेरियन इकोनॉमी से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट FDI के सक्सेसफुल यूटिलाइजेशन को भी जाता है। चाइना ने लेट 1970s में अपने देश में FDI का रास्ता खोला जिसकी वजह से वहां इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ देखने को मिली। जब चाइना ने अपने यहाँ FDI के दरवाजे खोले तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने चाइना के वास्ट मार्केट पोटेंशियल और कॉस्ट एफिशिएंट लेबर फोर्स को पहचान लिया जिसकी वजह से FDI में सडनली उछाल देखा गया। चाइना में FDI के मैसिव सर्च के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस को लिबरलाइज किया गया। उसके बाद फेज्ड मैनर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और फ्री ट्रेड जोन्स स्टैब्लिश किए गए। FDI का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए भी लगाया गया जिसकी वजह से एक सॉलिड फाउंडेशन बेस तैयार हुआ। चाइना ने एक लार्ज स्किल्ड और लो कॉस्ट लेबर फोर्स भी तैयार की और साथ ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इनोवेशन पर फोकस किया। लेकिन जिस टाइम ये सभी कंट्रीज FDI का खुलकर फायदा उठा रही थी उस समय इंडिया में FDI अट्रैक्ट करने के लिए कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए गए। लेकिन अब अपनी इस गलती को महसूस करते हुए पिछले कुछ दशकों से भारतीय सरकार देश में FDI के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रही है। इसका असर ये हुआ कि अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2023 तक इंडिया में टोटल $919 बिलियन का FDI रिसीव किया गया। इसमें से 65% यानी लगभग $595 बिलियन FDI अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2023 के बीच यानी सिर्फ पिछले 9 सालों में आया है। 2014 में भारत में टोटल $45.15 बिलियन का FDI रिसीव किया गया और फिस्कल ईयर 2021-22 में इंडिया ने हाईएस्ट एवर एनुअल FDI के फिगर को रिकॉर्ड किया जो था $83.57 बिलियन। इस दौरान सर्विस सेक्टर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर ने सबसे ज्यादा FDI को अट्रैक्ट किया। इंडिया के सभी स्टेट्स में हाईएस्ट FDI महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु में आया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि इंडिया में FDI काम कैसे करता है और गवर्नमेंट की किन पॉलिसीज की वजह से FDI में इंक्रीज देखा गया। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और GS मेंस के इकोनॉमी सबसेक्शन में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, UPSC की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का UPSC प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों 11 अगस्त को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस
इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG Life कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के UPSC एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी। आसान भाषा में FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में किसी दूसरे देश में लोकेटेड कंपनी या इंडिविजुअल द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट है। यह हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का बेहद इंपॉर्टेंट ड्राइवर है, क्योंकि ये देश में नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक मेजर सोर्स है। दोस्तों, यहाँ नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब एक ऐसी फंडिंग या कैपिटल से होता है जो एक कंपनी या एंटिटी बिना किसी डेट ऑब्लिगेशन के ऑब्टेन करती है। FDI FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से काफी अलग है, जहां पर फॉरेन एंटिटी सिर्फ कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदती है। वहीं FDI के केस में शेयर के साथ साथ कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में भी फॉरेन एंटिटी का आउटलुक भी होता है। जनरली FDI का मतलब होता है अगर कोई फॉरेन एंटिटी किसी दूसरे देश की कंपनी में ओनरशिप एक्वायर करके शेयर्स को खरीद ले या फिर अपना बिजनेसेस वहां स्टैब्लिश करे। FDI सिर्फ पैसे के इन्फ्लो से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज का भी इन्फ्लो दो एंटिटीज के बीच होता है। FDI उन इकोनॉमीज में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट हो और स्किल्ड वर्कफोर्स भी मौजूद हो। FDI के किसी देश में आने के डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं और इंडिया में इसके लिए 2 रूट्स अवेलेबल हैं, ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट करने वाले फॉरेन इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट या RBI से प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। आज मेडिकल डिवाइसेस, थर्मल पावर, इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पोर्ट्स एंड शिपिंग, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, पेंशन, पावर एक्सचेंजेस और पेट्रोलियम रिफाइनिंग PSUs जैसी फील्ड्स में ऑटोमेटिक रूट से FDI अलाउड है। वहीं गवर्नमेंट रूट से आने वाले FDI को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है। इसके लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के जरिए एक एप्लीकेशन को फाइल करना पड़ता है और ये पोर्टल सिंगल विंडो क्लियरेंस को फैसिलिटेट करता है। इसके बाद इस एप्लीकेशन को रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री या FIR डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से कंसल्ट करके इसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर, फूड प्रोडक्ट्स, रिटेल ट्रेडिंग, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, प्रिंट मीडिया और सैटेलाइट एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशंस, इन फील्ड्स में FDI गवर्नमेंट रूट के थ्रू अलाउड है। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर FDI पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, टी, प्लांटेशन, पिसीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री शामिल हैं। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, लॉटरीज, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, कोई भी गैम्बलिंग या बेटिंग बिजनेस, सिगार, सिगरेट या फिर टोबैको इंडस्ट्री, हाउसिंग और रियल इस्टेट एक्सेप्ट टाउनशिप्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। इन्वेस्टर्स को FDI फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन सिंगल पॉइंट इंटरफेस मौजूद है, जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, उसी के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। दोस्तों, FDI से एक कंट्री को काफी एडवांटेजेस मिलते हैं। FDI इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज लेकर आता है। लोगों के लिए और अधिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करता है, कंट्री में कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। लेकिन FDI के साथ काफी सारे डिसएडवांटेजेस भी जुड़े हैं। इससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक कंपनीज पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। FDI के थ्रू आने वाली मल्टीनेशनल कंपनीज के चैलेंजेस को कई बार छोटी कंपनीज फेस नहीं कर पाती और इसीलिए इंक्रीज्ड FDI के दौरान डोमेस्टिक फर्म्स के बंद होने का भी बहुत रिस्क बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, FDI से किसी कंट्री के एक्सचेंज रेट्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव्स को कंपेयर करें तो ओवरऑल भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए FDI का आना बहुत बहुत जरूरी है। और इन एडवांटेजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने FDI को बढ़ाने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। उदाहरण के लिए 2019 में कोल माइनिंग एक्टिविटीज में 100% FDI को परमिट किया गया, जिसने FDI इनफ्लो को इंप्रूव किया। मैन्युफैक्चरिंग में FDI ऑलरेडी 100% ऑटोमेटिक रूट के अंडर आती है और 2019 में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो इंडियन एंटिटीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं, उन्हें भी 100% FDI अलाउ कर दिया गया है। डिजिटल सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने 26% FDI को मंजूरी दे दी, क्योंकि इस सेक्टर के पास हाई रिटर्न कैपेबिलिटीज हैं। सिमिलरली 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया था। इनके अलावा दोस्तों 2 ऐसे रिफॉर्म्स थे जिन्होंने इंडिया में FDI को सबसे ज्यादा पुश दिया है
और वो रिफॉर्म्स हैं टैक्स रिफॉर्म्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। देखिए 1991 में गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन करते हुए एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। उस साल के हिस्टोरिक बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 45% कर दिया गया था, जो पहले 40% हुआ करता था। लेकिन अब इंडिया ने एक लंबा रास्ता तय करते हुए टैक्स रिफॉर्म्स लेकर कॉर्पोरेट टैक्स को लगभग आधा कर दिया है, जिसने इंडिया को ग्लोबली और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया है। लोकसभा ने कुछ समय पहले ही कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को रिड्यूस करने के लिए एक बिल पास किया। टैक्सेशन लॉ बिल 2019 के अंतर्गत एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए बेस कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया गया और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए 25% से घटाकर 15%। गवर्नमेंट को उम्मीद थी कि लोअर टैक्स रेट से डोमेस्टिक कंपनीज को ग्रो करने में मदद मिलेगी और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सकेगा। इस टैक्स रिफॉर्म के पहले इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स रेट बाकी रीजनल देशों के मुकाबले कंपैरेटिवली हाई हुआ करता था, लेकिन इस रिफॉर्म के बाद इंडिया की कंपनीज को ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसी दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में कम टैक्स पे करना पड़ता है। इस टैक्स कट के बाद बिजनेसेस का और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि बिजनेसेस के हाथ में और भी ज्यादा पैसा बचेगा जिसे वो पुरानी या नई फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि समझना भी जरूरी है कि टैक्स रिडक्शन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले के मुकाबले कम टैक्स आता है। एक पब्लिकेशन के मुताबिक इस टैक्स रिडक्शन से गवर्नमेंट को करीब 1.45 लाख करोड़ का नुकसान होना था, जो कि जीडीपी का 0.7% है। भारत की जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट 3.3% था, जो इस टैक्स रिडक्शन के बाद बढ़कर 4% हो गया। लेकिन अगेन जब इस स्टेप का रिस्क एनालिसिस किया गया तो कहीं ना कहीं भारत के कॉर्पोरेट इकोसिस्टम के लिए इन टैक्सेस को रिड्यूस किया जाना काफी इंपॉर्टेंट था। दूसरा टैक्स रिफॉर्म था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन, जिसे 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट किया गया। जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन एक मेजर टैक्स रिफॉर्म था, जिससे एक्सपेक्टेशन थी कि ये टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर देगा, बिजनेसेस के कंप्लायंस के बर्डन को रिड्यूस कर देगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स जैसे एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को सम अप कर दिया गया। इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद इंडियन इकोनॉमी में काफी सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स और बेनिफिट्स देखने को मिले, जिनमें से एक पॉजिटिव इंपैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जीएसटी ने एफडीआई को इंक्रीज करने में हेल्प की। जीएसटी ने इंडिया में गुड्स और सर्विसेज के लिए एक सिंगल मार्केट क्रिएट कर दी, जिसने फॉरेन कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेसेस करना आसान बना दिया। इससे मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और दूसरे सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज देखने को मिला। जीएसटी ने बिजनेसेस के लिए टैक्स कंप्लायंस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया और अब उन्हें मल्टीपल टैक्स रूल्स और रेगुलेशंस के साथ डील नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही जीएसटी ने टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को भी इंप्रूव किया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को एसेस कर पाते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ने से फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, जीएसटी ने डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कर दी, जो इंडिया को एफडीआई के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जीएसटी के पहले डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे और इसीलिए कंपनीज को टैक्स से रिलेटेड एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हुए बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोचना पड़ता। स्पीड और एफिशिएंसी की इस मॉडर्न दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने में लॉजिस्टिक्स का रोल क्रिटिकल है। इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना। करंटली भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का टोटल 14% है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी की कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में ग्लोबल बेंचमार्क सेट किया है। वहां लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 8% है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को 8% पर लाने का प्लान है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना। देखिए, ट्रेडिशनली इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स के लिए रोड ट्रांसपोर्ट पर हेवीली डिपेंडेंट है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज हमेशा रेलवेज को प्रायोरिटी देती हैं। इसका सीधा सा कारण है कि ये रोड के मुकाबले रेलवेज काफी सस्ता ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम है कि रोड, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाए। इससे किसी एक पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर ओवर डिपेंडेंसी को कम करने में मदद मिलेगी और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन के यूज को ऑप्टिमाइज किया जा सकेगा।
इसके साथ ही यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी ULIP को इंट्रोड्यूस किया गया, जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जिस प्रकार से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को रिवॉल्यूशनराइज किया है, ULIP एक ट्रांसपेरेंट वन विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और अपने स्टेक होल्डर्स को रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत रिवर्स लॉजिस्टिक्स के मामले में भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस करता है। यानी कोई भी ट्रक जब गुड्स को डिलीवर कर देता है तो उसे वहां से खाली ही रिटर्न करना पड़ता है। इस इनएफिशिएंसी की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और ओवरऑल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ULIP की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा और ट्रक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर होगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का अगला ऑब्जेक्टिव है वाटरवेज के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उसे यूज करना। इंडिया के पास 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, जो इंडिया को कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस देता है। ULIP का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म वाटरवे लॉजिस्टिक्स के एग्जीक्यूशन में भी हेल्प करेगा और इससे कम कॉस्ट पर ज्यादा ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा। गवर्नमेंट के इन सभी इनिशिएटिव की वजह से वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिक की जाने वाली लॉजिस्टिक्स रैंकिंग में इंडिया ने जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है। 2023 के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 कंट्रीज में से भारत ने 38th रैंक को अचीव किया। वहीं इसके पहले भारत 44th पर काबिज था। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का एम है कि इस इंडेक्स में 2030 तक भारत की रैंकिंग 25th तक लेकर आए। दोस्तों, इस इंडेक्स में टोटल 6 इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें से 4 इंडिकेटर्स पे इंडिया ने रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाई है। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट द्वारा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए गति शक्ति इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। गति शक्ति इनिशिएटिव के कारण इंडिया में एवरेज ड्वेल टाइम यानी पोर्ट्स पे एवरेज वेटिंग टाइम 3 दिन तक आ चुका है, जो USA और जर्मनी जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में 7 से 10 दिन के बीच है। यानी हमने कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज को भी कुछ इंडिकेटर्स में सरपास किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सागरमाला जैसे इनिशिएटिव्स जो पोर्ट कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं और भारतमाला जैसे इनिशिएटिव्स जो रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर रहे हैं, उनकी वजह से भी लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। इसके चलते देश में बिजनेस एनवायरनमेंट और ज्यादा रोबस्ट हुआ है। इसके चलते इस मार्केट के पोटेंशियल से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए भारत में FDI पंप इन की जा रही है। दोस्तों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बीच एक बहुत क्रूशियल लिंकेज होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब है किसी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग, यानी किसी मेजर डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट या लीडरशिप में सडन चेंज के बिना पॉलिटिकल सिस्टम स्मूथली फंक्शन करता है। एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन्वेस्टर्स के लिए सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है ताकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क रिड्यूस हो सके। कंसिस्टेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेबल गवर्नमेंट को बेहतर माना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ कई सारे फैक्टर्स जुड़े हैं जो FDI के इनफ्लो को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पॉलिसी कंटिन्यूटी। तो देखिए, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एक स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट इंश्योर करता है, जिससे बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में हेल्प मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी गवर्नमेंट ने FDI से संबंधित कोई पॉलिसी बनाई और फिर गवर्नमेंट के चेंज होने पर यह पॉलिसी दोबारा से चेंज हो जाती है, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए रेड फ्लैग की तरह है, क्योंकि इससे वो अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स को क्लैरिटी के साथ प्लान नहीं कर सकते। दूसरा फैक्टर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर्स के अंदर रिस्क का परसेप्शन भी कम हो जाता है। इन्वेस्टर्स इस बात के लिए कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनका पैसा सेफ गार्ड रहेगा और उन्हें लॉज में अब्रप्ट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे जो उनके ऑपरेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट करके उनकी इन्वेस्टमेंट्स को खराब कर सकते हैं। स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि उन्हें इस बात का भी भरोसा है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और वो उस देश में बिना किसी इंटरफेरेंस के ऑपरेट कर पाएंगे। फोर्थ फैक्टर है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने पर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लान्स पर फोकस कर पाती है और प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली और टाइमली एग्जीक्यूट कर पाती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली इसी कैटेगरी में फॉल करता है और यही इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाता है। फिफ्थ फैक्टर है सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। स्टेबल गवर्नमेंट्स नेसेसरी सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर सकती है जो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। उदाहरण के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर लॉज में इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने उसे कंट्री की FDI इनफ्लो ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन दी है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में कंसिस्टेंट गवर्नेंस FDI इनफ्लो को अट्रैक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। क्लीन और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इन्वेस्टर्स द्वारा अप्रिशिएट किया जाता है और इसलिए सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में एक मेजर फाइनेंशियल हब और बिजनेस बन पाया है। इसी तरह जर्मनी में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने अलग अलग सेक्टर्स में FDI को बढ़ाने में हेल्प की है। इसलिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स की भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी मायने रखती है और सरकारों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसी सरकारों को बनाना जो स्टेबल ना हो, उससे ना सिर्फ देश का पॉलिटिकल इकोसिस्टम खराब होता है बल्कि देश की इन्वेस्टमेंट्स को भी भारी नुकसान मिलता है। इसके अलावा पार्टीज के अंदर एक कोऑर्डिनेशन भी आ सकता है, जैसे कि भले ही किसी पार्टी की गवर्नेंस चेंज हो जाए पर अगर पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी बनी हुई है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी कंट्री में बना रहता है। दोस्तों देखिए, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट के एफर्ट्स और पॉलिसीज के चलते एफडीआई में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की इकोनॉमी में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अपने इमेंस साइज, डाइवर्स डेमोग्राफिक्स और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते भारत अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। इंडिया की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हमारे मार्केट पोटेंशियल को बताने के लिए काफी है। भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है जो डिफरेंट इनकम लेवल्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स और रीजन्स में डिवाइडेड है। 2021 के एस्टिमेट के मुताबिक भारत में 43 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास पॉपुलेशन मौजूद है और अब धीरे धीरे ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट होती जा रही है क्योंकि लोगों की इनकम सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों की इनकम सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रही है और इनकी बढ़ती इनकम के साथ साथ इस पूरे ग्रुप की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। साथ ही कई सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आते हुए इस वास्ट कंज्यूमर बेस का हिस्सा बन रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2021 के बीच 415 मिलियन लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं, जो एक काफी बड़ा नंबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत का यूथफुल डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। इंडिया की करंट मीडियन एज लगभग 28 साल है, यानी हमारी कंट्री के पास एक सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स और टेक सेवी यूथ का भी पूल मौजूद है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत की कंसिस्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ और राइजिंग इनकम लेवल्स की वजह से इंडिया में एक वास्ट कंज्यूमर बेस तैयार हो चुका है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटीज इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डाइवर्स फील्ड में है। तो दोस्तों, भारत के मार्केट के पोटेंशियल को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन बिजनेसेस को प्रॉपर एनवायरनमेंट देना होगा ताकि इंडिया में और अधिक एफडीआई को इंश्योर किया जा सके। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोजेक्शंस काफी पॉजिटिव पिक्चर प्रोजेक्ट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट 2023 के हिसाब से लार्जेस्ट इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज में से भारत के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने रहने की एक्सपेक्टेशन है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 कहता है कि 2023 में भी इंडिया 5.8% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगा। साथ ही ग्लोबल फर्म्स भी अपनी चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया को एक की डेस्टिनेशन की तरह देख रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की वजह से भी इंडिया में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आने वाले एफडीआई में एक इंक्रीज देखा गया है क्योंकि इंडिया ने इस कंट्री के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया। इसकी वजह से अब यूएई भारत का 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है और 2022 में यूएई ने जहां 1.03 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट किए थे, वहीं 2023 में ये 3.35 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना दिया है। रिजर्व बैंक की रिसेंट एनुअल रिपोर्ट बताती है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया ने 46 बिलियन डॉलर्स के इक्विटी इनफ्लोज को रजिस्टर किया। वहीं 2022 में टोटल इक्विटी इनफ्लोज 58.8 बिलियन डॉलर्स के थे। तो सवाल यह है कि जब इंडिया के इकोनॉमिक प्रोजेक्शन इतने ब्राइट हैं तो फिर एफडीआई में ये डिक्लाइन देखने को क्यों मिल रहा है? दोस्तों, एफडीआई में इस गिरावट के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल रिसेशनरी प्रेशर और रशियन इन्वेजन जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जैसे डोमेस्टिक फैक्टर्स ने भी इंडिया को एफडीआई के इनफ्लोज में डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने से रोका है। जब तक इंडिया कंपोनेंट्स को लोकली सोर्स नहीं कर पाएगा, तब तक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई को अट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव पूरा करना काफी मुश्किल होगा। मेक इन इंडिया के इतना लेस इम्पैक्टफुल होने का एक बहुत बड़ा रीजन यह है कि ग्लोबल कॉर्पोरेशंस के लिए इंडिया में आईएसओ या बीएसआई सर्टिफाइड फैक्ट्रीज ढूंढना काफी मुश्किल काम है। वहीं चाइना में ज्यादातर प्रोडक्ट कैटेगरीज में मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस आईएसओ या बीएसआई सर्टिफाइड होते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तरफ भी एक कॉशियस अप्रोच लिया जा रहा है, जो एफडीआई इन्फ्लोज को फर्दर इफेक्ट कर रहा है। पिछले 2 सालों में इंडिया के अंदर कई सारे सेक्टर्स में एफडीआई का इन्फ्लो ड्रॉप हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल,
इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने एफडीआई में ड्रॉप को विटनेस किया है, लेकिन सबसे जबरदस्त ड्रॉप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के 16.3 बिलियन डॉलर्स के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ 11.3 बिलियन डॉलर्स रह गया है। इसके अलावा कंप्यूटर सर्विसेज, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट में भी एफडीआई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज एकमात्र सेक्टर है जिसमें एफडीआई में राइज रजिस्टर किया गया है और फिस्कल ईयर 2022 के 4.7 बिलियन डॉलर के कंपैरिजन में फिस्कल ईयर 2023 में 6.8 बिलियन डॉलर्स के एफडीआई को रजिस्टर किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफडीआई में इस डाउनफॉल का रीजन है ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चल रहा अनसर्टेनिटी का दौर। पहले कोविड-19 और फिर यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल मार्केट और इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है, जिसने एफडीआई के इनफ्लो को डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ शिफ्ट किया है। साथ ही यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा कुछ मेजर स्टेप्स लिए गए हैं, जिसने इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को कम कर दिया है, जिसने एफडीआई के रिडक्शन को और भी बढ़ा दिया है। इमर्जिंग मार्केट में यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक फंड के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। साथ ही एफडीआई डेस्टिनेशन के मामले में चाइना अपने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इकोसिस्टम से इंडिया को लगातार बीट करता जा रहा है। साथ ही लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लैंड अवेलेबिलिटी और क्वालिटी वर्कर्स की अवेलेबिलिटी ऐसे इश्यूज हैं जो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हॉटस्पॉट बनने की राह में काफी बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं। तो क्या गवर्नमेंट एफडीआई में होने वाले इस डिप को वापस से एक राइज की तरफ लेकर जा सकती है? ये सवाल मुश्किल है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ फेवरेबल पॉलिसीज को जरूर इंप्लीमेंट किया है। जैसे सरकार द्वारा सोर्सिंग रिक्वायरमेंट्स को रिलैक्स कर दिया गया है। कमर्शियल कोल माइनिंग और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ किया गया है। नेशनल सिंगल विंडो जैसे सिस्टम ने इन्वेस्टर्स के लिए अप्रूवल और क्लियरेंस प्रोसीजर को इंप्रूव किया है। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम और पीएलआई स्कीम जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के एक्सपेंशन की वजह से भी ज्यादा एफडीआई आने की उम्मीद है। हालांकि हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा और समझना भी जरूरी है कि इन इनिशिएटिव्स के इम्पैक्ट को मटेरियलाइज होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ पीएलआई स्कीम अभी भी अपनी अर्ली स्टेजेस में है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट इनिशिएटिव एफडीआई को वापस बढ़ाने पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से इनका इम्पैक्ट दिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पिछले कई सालों में इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बेहद इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया ने अलग अलग सेक्टर्स में बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है, जिसने जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। पॉलिसीज को लिबरलाइज करने और एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं, उनकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज हुए हैं। लेकिन एफडीआई के बेनिफिट्स को सस्टेन और मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिया को कुछ चैलेंजेस को सॉल्व करने पर ध्यान देना होगा, जैसे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज। एक ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाकर भारत और भी ज्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट कर सकता है, जो इनोवेशन को भी प्रमोट करेगा और आने वाले सालों के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, क्या सुझाव हैं, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में दिखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, explain how FDI can help India to achieve its desired economic targets. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।